दोस्तों ये स्टोरी का 79 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। उस लड़के ने पलटकर पैंथर को देखा तो पैंथर की आंखें हैरानी से फैल गई। ना तो वह लड़की पूर्वी थी और ना ही वह लड़का डैनी था। पैंथर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पैंथर के मुंह पर भी एक पंच लगा। पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। पैंथर ने गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया जिसने उसे पंच मारा था और उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगा और लगभग उसे मार भी दिया, लेकिन उस लड़के ने पैंथर का हाथ वहीं पकड़ लिया। वह कोई और नहीं डैनी था। पैंथर ने डैनी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया और डैनी की आंखों में भी गुस्सा उतना ही था जितना पैंथर की आंखों में। डैनी ने पैंथर को पकड़े हुए हाथ को झटकते हुए कहा, खुद को समझता क्या है, बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा गुंडा है, मुझे मारेगा, मार सकता है मुझे। इतना कहकर डैनी ने एक और पंच पैंथर के मुंह पर जड़ दिया और पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वह कपल वहां से चला गया। डैनी ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे। इस वक्त डैनी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। पैंथर उठा और डैनी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो डैनी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, पैंथर मैं मारने पर आया तो तेरी 276 हड्डियां 306 हो जाएंगी, साले कुत्ते कमीने। तू खुद को समझता क्या है? एक लड़की तेरे पीछे पीछे 1 साल से पागल है और तू है कि उसे अपनाने की बजाय उस पर शक करके यहाँ आ गया। मैंने तुझसे मजाक में कह दिया कि मैं पूर्वी को प्रपोज करूंगा और तूने मान भी लिया और यहाँ देखने आ गया, और जब ऑलमोस्ट तुझे गलतफहमी हो ही गई है तो तेरे अंदर का प्यार उमड़ आया। तुझे शर्म नहीं आई? कभी सोचा कि तूने पूर्वी को कितना इग्नोर किया है? प्यार के जज्बात क्यों जगाए? चल मान लेता हूँ कि तू मेरी बातों में आ गया, लेकिन अपने प्यार पर तो विश्वास रखता, अपनी पूर्वी पर विश्वास रखता। जिस लड़के ने 1 साल तक अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं दिया वह क्या अब आने देगी? लेकिन तुझे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मरे जिए रोए कुछ भी करे, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अनाथ है ना, लेकिन तुझे तो फिर भी रघुवंशी फैमिली ने अपना रखा है। पूर्वी के बारे में सोचा कभी? वह तो बिल्कुल ही अनाथ है, उसका कौन है? कोई भी नहीं। इस शैतानों की दुनिया में वह लड़की अकेली रहती है और खुद को इस जंगल के भेड़ियों से बचाती भी है। और जब वह तेरे साथ अपने सपने देखने लगी तो तूने भी उसे अकेला छोड़ दिया। एक बार नहीं सोचा तूने कि वह अकेली रहती है, उसके साथ कुछ हो गया तो अब आया है यहाँ सच्चे आशिकों की तरह नजारे देखने। डैनी वहां से वापस जाने लगा लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और फिर पैंथर की तरफ देखकर बोला, पैंथर अब भी वक्त है, पूर्वी से जाकर माफी मांग लो और जिंदगी जितनी जल्दी हो सके पूर्वी से शादी कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जब कुछ समझ आए तब वह भी तुमसे बहुत दूर चली जाए। डैनी अपनी बात कहकर चला गया। डैनी रेस्टोरेंट से होता हुआ पार्किंग एरिया में गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हुआ खुद में ही बड़बड़ाया, पता होता कि 2 पंच से मान जाएगा तो कब का इसका मुंह तोड़ देता। वहीं पैंथर जहां खड़ा था वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। गलती तो उसे पहले भी रियलाइज हो रही थी, लेकिन सामने से कोई कहने वाला नहीं था। आज जब डैनी ने उसे इतना कुछ कहा तो उसे समझ आया कि उसने पिछले 1 साल से पूर्वी के साथ कितना गलत किया। थोड़ी देर में बारिश आने लगी। पैंथर बारिश में भीगता रहा। पैंथर को पूर्वी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ गए। पैंथर को अब लग रहा था कि इन सब में पूर्वी की तो कहीं गलती भी नहीं थी, गलती तो पैंथर की थी। पहले पैंथर पूर्वी के पीछे पड़ा, जब पूर्वी पैंथर से प्यार करने लगी तो इतनी सारी ट्रेजरी हो गई, और अब जब पूर्वी चाहती है कि पैंथर उसकी जिंदगी में वापस आ जाए तो पैंथर उसकी जिंदगी से दूर चला गया। और यही सब सोचता सोचता पैंथर के अंदर तो जैसे जान ही खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद एक वेटर छतरी लेकर आया और पैंथर के पास जाकर बोला, सर बारिश हो रही है, अंदर चलिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। उस वेटर के कहने से पैंथर टूट गया और उस वेटर के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गया और फिर वह पार्किंग एरिया से होता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। और थोड़ी देर बाद पैंथर ने गाड़ी पूर्वी के फ्लैट के बाहर रोकी। पैंथर पूर्वी के फ्लैट को देख रहा था जहां पूर्वी बालकनी में खड़ी हुई थी। पैंथर ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे और पूर्वी अब तक सोई नहीं थी। पूर्वी का चेहरा ही बता रहा था कि वह कितनी उदास है। पैंथर अपने आप को समझाकर जैसे तैसे गाड़ी से उतरा और वह पूर्वी के फ्लैट की ओर बढ़ गया।
जैसे जैसे पैंथर चल रहा था, पैंथर के दिल की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पैंथर को लग रहा था कि पूर्वी उसे जी भरकर सुनाएगी। आखिरकार पैंथर ने गलती भी तो बहुत बड़ी की थी। पैंथर जैसे तैसे पूर्वी के फ्लैट के गेट के पास खड़ा था, लेकिन बेल बजाने की हिम्मत पैंथर के अंदर नहीं थी। पैंथर ने आंखें बंद की और उसके कानों में डैनी की बातें घूमने लगी। डैनी ने एक एक बात सच कही थी। इस रिश्ते में सबसे ज्यादा दुख पूर्वी को ही हुआ था। पैंथर ने अपने आप को तैयार किया और पूर्वी के फ्लैट की बेल बजाई, लेकिन पूर्वी ने गेट नहीं खोला। पैंथर ने एक बार फिर हिम्मत करके बेल बजाई और इस बार पूर्वी ने कुछ सेकंड बाद गेट खोल दिया। पूर्वी ने पैंथर को देखा, पैंथर ने पूर्वी को। दोनों के चेहरे पर एक उदासी थी। पैंथर पूर्वी को देख रहा था और तभी पूर्वी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। पैंथर ने हिम्मत करके कहा, आई एम सॉरी पूर्वी। पैंथर ने इतना ही कहा था कि पूर्वी जल्दी से 2 कदम आगे आई और उसने पैंथर को गले लगा लिया। पैंथर ने भी कसकर पूर्वी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पूर्वी का रोना तेज हो गया। पूर्वी रोती रही और पैंथर पूर्वी पर अपनी बाहें कसता गया। आंसू की 2 बूंद तो पैंथर की आंखों से भी गिर गई। पैंथर ने अपनी आंखें बंद की और उसे वह पल याद आने लगा जब पूर्वी रणविजय सिंह राणा की कैद में थी और पैंथर ना चाहते हुए भी रणविजय सिंह राणा के बताए हुए काम को करने लगा। पैंथर की आंखों में वह सारा पल एक रेल की तरह घूम रहा था। पैंथर ने आंखें खोली और पूर्वी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूम कर बोला, पूर्वी प्लीज माफ कर दो मुझे। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था मेरे स्वार्थ की वजह से रघुवंशी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तुम तो जानती हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ है रघुवंशी फैमिली है और इसीलिए उस फैमिली को मैं अपनी फैमिली समझता हूँ। तुम समझ रही हो ना पूर्वी, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। पूर्वी कुछ नहीं बोली। वह फिर से पैंथर के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। पैंथर बुरी तरीके से गीला हो गया था और पूर्वी भी पैंथर के गले लगकर गीली हो चुकी थी। फाइनली सिवाय और डैनी के थोड़े से एफर्ट लगाने से पैंथर के जो जज्बात उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए थे वह बाहर आ गए थे। पैंथर ने एक बार फिर पूर्वी को खुद से दूर किया और फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, बताओ ना पूर्वी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हम दोनों मिलकर एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं? क्या तुम मेरी गलती को भूल जाओगी? पूर्वी कुछ नहीं बोली। उसने अपने एक हाथ से अपने दोनों गाल के आंसू पोंछे और खींचकर एक थप्पड़ पैंथर के मुंह पर जड़ दिया। पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने पूर्वी को गले लगा लिया। लेकिन पूर्वी पैंथर को खुद से दूर करने लगी और उसे मारने लगी। पूर्वी ने पैंथर को तब तक मारा जब तक उसे सेटिस्फाई नहीं हो गई और पैंथर उसने तो पूर्वी पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। यही आधे घंटे बाद पूर्वी किचन में पैंथर के लिए खाना बना रही थी और पैंथर लोअर टी शर्ट पहनकर किचन में आ रहा था। पैंथर के हाथ में एक टॉवल था जिससे वह अपने बाल पोंछ रहा था। पैंथर किचन में आया। उसने पूर्वी को पीछे से गले लगा लिया और उसकी गर्दन को चूम कर कहा, क्या बना रही हो? पूर्वी ने कहा, जहर बना रही हूँ, थोड़ा सा तुम खाना, थोड़ा सा मैं खाऊंगी, दोनों मर जाएंगे। पैंथर ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अब तो तुम जहर भी खिलाओगी तो खा लूंगा। बहुत भाग लिया तुमसे, अब नहीं भागूंगा। कल ही जाकर चाचू से हमारी शादी की बात करूंगा। पूर्वी ने पैंथर को माफ तो कर दिया था, लेकिन वह अब भी थोड़ा सा पैंथर से नाराज थी और तभी पैंथर ने उसे अपनी तरफ घुमाया। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दूसरी तरफ हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। पहले तो हर्षवर्धन ने फोन इग्नोर कर दिया क्योंकि बहुत रात हो गई थी, लेकिन फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। फाइनली हर्षवर्धन ने फोन उठाया। हर्षवर्धन हेलो बोलता उससे पहले ही एक आदमी ने दूसरी तरफ से कहा, मिस्टर हर्षवर्धन, यही नाम है ना तुम्हारा? हर्षवर्धन ने हैरानी से अपने मोबाइल को देखा और फिर काम पर लग गया। हर्षवर्धन कुछ कहता उससे पहले ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कल मैं इसी वक्त फोन करूंगा और मुझे बताना क्या तुम्हारा नाम सच में हर्षवर्धन है? हर्षवर्धन ने मोबाइल देखा और फिर कट कर दिया। हर्षवर्धन फिर से अपने काम में लग गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज आज कॉन्टेस्ट का दूसरा दिन था। सारी मॉडल अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हीर भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी और तभी वहां हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन को देखकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने पीछे से हीर को गले लगा लिया
और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। हीर ने अपना एक हाथ पीछे किया और हर्षवर्धन के गाल को टच करके कहा, क्या हुआ पीहू के डैडी? हर्षवर्धन ने आंखें बंद की हुई थी। उसने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ पीहू की मम्मी, बस जल्दी से यह सब खत्म हो जाए और तुम हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन आ जाओ। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम्हें पता है। अब तो शिवाय भी आर्या को लेकर घर आ गया और कल पैथर ने भी पूरी से माफी मांग ली। सबकी जिंदगी सेट हो गई है, बस मैं हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हीर पलट गई और हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया। हीर समझ रही थी कि हर्षवर्धन इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। हीर तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन हर्षवर्धन नहीं करता था। हर्षवर्धन के ऊपर पूरी रघुवंशी फैमिली की जिम्मेदारी थी, लेकिन कोई उसे भी चाहिए था जो उसे संभाल ले, और हीर के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता था। हर्षवर्धन को इतनी हीर की याद नहीं आती थी जितनी उसकी बनाई हुई चाय की याद आती थी। इतना वही से प्यार नहीं करता था जितना वह हीर की आदत से प्यार करता था। चाहे हर्षवर्धन हीर से बात ना करे, लेकिन वह चाहता था कि हीर उसके पास ही रहे। थोड़ी देर तक हर्षवर्धन हीर दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर खड़े रहे और थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने अपने होंठ हीर के होंठों पर रख दिए। दूसरी तरफ सांझ शिवाय के केबिन में खड़ी हुई थी और शिवाय फोन में लगा हुआ था। सांझ वेट कर रही थी कि शिवाय फोन कब कट करे, और फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद शिवाय ने सांझ की तरफ देखा तो सांझ 2 कदम शिवाय की तरफ बढ़ी। शिवाय 4 कदम पीछे हट गया। सांझ ने कहा, शिवाय तुम्हारी वजह से सॉरी मेरे हाथ से निकल गया। उस दिन मैं सॉरी को बता देती तो वह स्वीटी सॉरी के आसपास नहीं भटकती, लेकिन अब वह स्वीटी सौर के आसपास भटकती रहती है और सौर उसे अपनी चाशनी समझता है। इतना कहकर शिवाय के मेन टेबल के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और शिवाय सांझ के आगे आगे चल रहा था। हालांकि सांझ शिवाय को मारती नहीं, फिर भी उसे डर लग रहा था। शिवाय बोला, देखो सांझ, समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया। उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी और अब भी तुम यहाँ हो। जाओ जाकर एंकरिंग करो, थोड़ी देर में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा। सांझ गुस्से में बोली, सिवाय पहले यह बताओ तुम खुद को इतना स्मार्ट क्यों समझते हो? तुम्हारे रोकने की वजह से वह स्वीटी मेरे शौर्य को चुरा कर ले गई। जब तुम्हें पता है कि मैं शौर्य की चाशनी हूँ तो शौर्य को जाकर सच क्यों नहीं बोला? सिवाय टेबल के चारों ओर घूमता हुआ बोला, अरे मैंने बताया था उसे, मतलब मैं उसे बताने गया था, लेकिन मैंने जब शौर्य स्वीटी को साथ में देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। स्वीटी उसकी चाशनी और शौर्य उसका नमक, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो इमोशनल हो गया और फिर मुझसे उसे सच बताया नहीं गया। तुम खुद देखो वहाँ दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। सांझ गुस्से में बोली, सिवाय मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मैं कोई महान देवी नहीं हूँ जो अपना प्यार सेक्रीफाई कर दूंगी। सिवाय बोला, अच्छा अच्छा मत करना, लेकिन फिलहाल तो चली जाओ, एंकरिंग कर लो। सांझ ने गुस्से में सिवाय को देखा और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी टक्कर सौर्य से हो गई। सौर्य को देखते ही सांझ ने अपना गुस्सा दबाया हुआ था, वह बाहर आ गया और उसने फिर से सौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, आंखें हैं कि बटन, देख कर नहीं चल सकते? उस स्वीटी के प्यार में इतना अंधा होने की भी जरूरत नहीं है। आंखें खोलकर देख लो, हो सकता है कि वह झूठ बोल रही हो। इतना कहकर सांझ तो चली गई। उसके जाते ही शिवाय और सौर्य दोनों को जोर जोर से हंसने लगे। शिवाय ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, बहुत हुआ यार, क्यों परेशान कर रहा है? तेरे लिए तो वह सारी दुनिया से लड़ लेगी और तू है कि उसी से लड़ रहा है। सौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा सांझ की साइड ली जा रही है? सांझ ने मेरा कितना बेवकूफ बनाया है। कॉलेज में 3 साल तक मुझे गिफ्ट भेजती रही, लेकिन एक बार भी सामने नहीं आई। वह तो छोड़ो, इसे डाउट था कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, तब भी उसने मुझे नहीं बताया। उस दिन जब मैं रघुवंशी मेंशन रुका था, मेरे ही सामने खुशी के मारे पागलों की तरह नाच रही थी। कभी बेड पर कूदती, कभी कहीं कूदती, कभी सोफे पर चढ़ती, लेकिन तब भी नहीं बताया कि यही मेरी चाशनी है। अब मेरा भी बदला लेना तो बनता है ना? सिवाय हंसता हुआ बोला, बस कर दे, सॉरी मर जाएगी। वह सौर्य ने कहा, नहीं सिवाय मरेगी नहीं, सौर्य राजपूत है ना, उसके साथ और हमेशा रहेगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बदला लेकर रहूंगा।
क्योंकि मेरी चाशनी ने मुझे बहुत परेशान किया है। वहीं दूसरी तरफ हीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने अपनी ड्रेस देखी और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। हर्षवर्धन अब जा चुका था। वह ड्रेस पहनकर बाहर आई, लेकिन उस ड्रेस पर कच्ची सिलाई थी। हीर ने जैसे ही वह ड्रेस पहनी, वह फट गई। हीर की आंखें हैरानी से फैल गई। हीर फटी हुई ड्रेस को देख रही थी। वह पहनने लायक नहीं रही। हीर को भी समझते देर नहीं लगी कि नैना ने ही सब जानबूझकर किया। हीर को थोड़ा-सा गुस्सा आया। हालांकि हीर के नेचर में गुस्सा करना नहीं था, फिर भी उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, नैना कपूर, तुम्हारी ऐसी ओजी हरकत करने से मैं हार नहीं जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी छिचोरी हरकत करके मुझे कैटवॉक करने से रोक लोगी, तो ऐसा नहीं होगा। हीर अपनी ड्रेस को देख रही थी। वह ड्रेस दिखने में बहुत सुंदर थी। वह एक गाउन था। हीर बहुत देर तक उस ड्रेस को देखकर सोचती रही कि आखिर वह इस ड्रेस को कैसे कामयाब करे। हीर ने अपना फोन उठाया और हर्षवर्धन को कॉल किया, लेकिन हर्षवर्धन कॉन्टेस्ट में बिजी था, इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाया। हीर ने फिर शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय ने भी हीर का फोन नहीं उठाया। अब तो हीर को और ज्यादा टेंशन होने लगी। वह बार बार अपनी ड्रेस को देख रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने डोर में से धागे निकाले। वहीं दूसरी तरफ नैना कपूर रैंप पर जाने के लिए तैयार थी। नैना कपूर ने मन ही मन कहा, सिवाय रघुवंशी, तुम खेलो फेयर गेम, लेकिन मैं नहीं खेलती। आज तो मैं डबल गेम खेलूंगी। अगर मेरा एक प्लान फेल भी हो गया तो भी हिना बाजवा मेरे दूसरे प्लान से बच नहीं सकती। आज तो मैं हिना बाजवा को सबके सामने बेइज्जत करूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हिना को बेइज्जत करते हुए देखते रहोगे, लेकिन चाह कर भी एक्शन नहीं ले पाओगे। इस बार सवाल मैं नहीं, ऑडियंस तुमसे करेगी। थोड़ी देर बाद नैना कपूर रैंप पर वॉक करने चली गई और उसके बाद जाना था हिना बाजवा को। नैना कपूर कैट वॉक करके चली गई। सब हिना बाजवा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिना बाजवा अब तक नहीं आई थी। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और तभी सांझ ने अनाउंसमेंट की, हिना बाजवा प्लीज स्टेज पर आइए। लेकिन हिना बाजवा वहां नहीं आई। सांझ हर्षवर्धन को देखने लगी और हर्षवर्धन भी सांझ को ही देख रहा था। दोनों ने अपने अपने फोन चेक किए, जिसमें हीर की बहुत सारी मिस कॉल थी। हर्षवर्धन हीर को कॉल बैक करने लगा और तभी रैंप पर हिना बाजवा की एंट्री। हर्षवर्धन का ध्यान स्टेज पर नहीं था। वंशिका ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, आ गई हीर, टेंशन मत लो, देखो कितनी सुंदर लग रही है। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हीर ने पीच कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, जो सिल्क कपड़ों में थी। हीर की ड्रेस अलग ही लग रही थी और काफी अट्रैक्टिव थी लग रही थी। हीर ने अपनी समझ से उस ड्रेस को ठीक कर लिया था और उसे पहनकर कैट वॉक करने आ गई। सबकी नजर हीर पर ही टिकी हुई थी। हीर सच में इस ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह ड्रेस सबकी ड्रेस से बिल्कुल अलग थी। ना तो वह कहीं से चीप लग रही थी और ना ही कहीं से हीर का बदन उसमें दिख रहा था। और यह सब देखकर नैना कपूर का दिमाग खराब हो गया। नैना कपूर ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ खुद से कहा, कोई बात नहीं हिना बाजवा, मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना। हीर कैटवॉक करती हुई हर्षवर्धन के करीब गई। उसने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने पलकें झपकाई। हीर ने भी पलकें झुका दी। हीर जैसे ही मुड़कर जाने लगी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें एक छोटी सी क्लिप चल रही थी। उस क्लिप में हर्षवर्धन हीर को किस कर रहा था और यह सब देखकर हीर की आंखों से एक आंसू टपक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पर्सनल मोमेंट ऐसे सबके सामने आएंगे। अकेले हीर नहीं थी, ऑडियंस उस क्लिप को देखकर हैरान थी। हर्षवर्धन, वंशिका, वरदान और सांझ भी उस क्लिप को देखकर हैरान थे। वह क्लिप उस दिन की थी जब हीर का पैर मुड़ गया था और हर्षवर्धन उसे दिलासा देने उसके कमरे में आया था। हीर उस क्लिप को देख रही थी। उसकी आंसुओं की स्पीड और ज्यादा हो गई। हीर बहुत शर्मीली लड़की थी। हर्षवर्धन यह बात जानता था। हीर अपनी गर्दन झुकाकर रोने लगी। अब तो उसके अंदर जान ही नहीं थी कि वह वहां से चली जाए। वह ऐसे के ऐसे ही खड़ी रही। हर्षवर्धन हीर के पास जाना चाहता था, लेकिन वरदान ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया और नाम में गर्दन हिलाकर धीरे से बोला, अभी मत जाओ,
बात और बिगड़ जाएगी। हर्षवर्धन वरदान का हाथ अपने हाथ से छुड़वाते हुए कहा, रजावत साहब, सिचुएशन जो भी हो, मैं अपने हीर को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी हीर ने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। जो लड़की किसी के सामने आंखें नहीं उठाती, वह लड़की कैट वॉक करती हुई इस रैंप पर चल रही है, और आप चाहते हैं कि मैं उसका साथ छोड़ दूं। वरदान ने भी हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें लगता है कि सिवाय के होते हुए हीर अकेली रह सकती है? मुझ पर ना सही, अपने भतीजे पर तो विश्वास करो। वह देखो, सिवाय वहीं खड़ा है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिवाय सब कुछ संभाल लेगा। हर्षवर्धन ने स्टेज पर देखा तो वहां सिवाय सांझ के पास ही खड़ा हुआ था। वह क्लिप खत्म हो गई। हीर धीरे से एक कदम आगे चली और तभी ऑडियंस में से एक आदमी ने कहा, अब क्यों रो रही हो? तुमने तो कॉन्टेस्ट के जज को ही पटा रखा है। अब तो तुम ही यह कॉन्टेस्ट जीत जाओगी। हद होती है तुम्हारे जैसी लड़कियां कि जो जीत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हीर का रोना और तेज हो गया। इतने में एक और आदमी बोला, अरे ऐसी औरतों की वजह से तो मिडिल क्लास लोग अपनी बेटियों को मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया में नहीं भेजते, क्योंकि वह जानते हैं कि कई औरतों ने मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया को गंदा किया हुआ है। ऐसी औरतें जीतने के लिए कुछ भी करती हैं। शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, लेकिन मासूम है नहीं। हीर का रोना और तेज हो गया। हीर गर्दन झुकाए बस रो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। हीर धीरे धीरे वापस जाने लगी। तभी उसके कान में एक और आदमी की आवाज आई, अब रोकर सती सावित्री मत बनो। तुम्हारा असली चेहरा तो स्क्रीन पर आ ही गया है। नैना कपूर यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान थी। नैना कपूर भी समझ गई थी कि उसे कोई टक्कर दे सकता है तो बस हिना बाजवा, और आज उसने हिना बाजवा को सबके सामने इतना बेइज्जत कर दिया कि हिना बाजवा अगली बार कैट वॉक करने आएगी ही नहीं। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी असली टक्कर हीर से नहीं बल्कि सिवाय से है। सिवाय तो नैना कपूर को खा जाता और डकार भी नहीं लेता। हीर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसने अपने बाजू पर किसी की पकड़ महसूस की। वह कोई और नहीं सिवाय था, जो थोड़ी देर पहले ही स्टेज पर आया था। सिवाय ने हीर को देखा और हीर ने सिवाय को। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। सिवाय बोला, आपकी इंसल्ट इस स्टेज पर हुई है तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी स्टेज पर ही देना होगा। चुप रहोगी तो यह दुनिया सिर पर नाचेगी। हीर कुछ नहीं बोली। हीर के अंदर जितना भी कॉन्फिडेंस था वह जीरो हो गया था। सिवाय ने हीर की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर स्टेज के बीचों बीच लेकर आया। फिर उसने एक माइक लिया और ऑडियंस को देखकर बोला, जिसको भी हिना बाजवा के बारे में पूछना है वह पूछ सकता है, मैं उसे जवाब दूंगा। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अब तो आपकी कंपनी हिना बाजवा को ही जिताएगी, क्योंकि यह लड़की आपके चाचू की फिजिकल नींद जो कंप्लीट करती है। सिवाय ने उस आदमी को घूर कर देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यह लड़की मतलब यह लड़की नहीं, मेरी चाची हैं। यह सुनते ही पूरे ऑडियंस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वहीं नैना कपूर की आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि हिना बाजवा की शादी हर्षवर्धन से हो चुकी है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक सेकंड पहले नैना कपूर का चेहरा खुश था और अगले ही पल सिवाय ने उसके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। सिवाय ने सारे ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, किसी को कुछ और पूछना है, या जो पीछे क्लिप चली है या मेरे चाचू और चाची की पर्सनल मोमेंट की क्लिप है, और इसमें मेरे चाचू चाची कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो आप सब अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? तभी ऑडियंस में से एक लड़की खड़ी हुई और बोली, सर यह तो चीटिंग हुई। आप तो फिर अपनी चाची को ही जिताएंगे, तो फिर बाकी मॉडल का क्या होगा? सिवाय ने उस लड़की की तरफ देखा और एक आईब्रो उचकाकर कहा, तो आप आकर कैटवॉक कर लीजिए, आपको जितवा देते हैं। या तो ऑडियंस डिसाइड कर चुकी है कि यहाँ कैसे जीता जाता है। आप मेरी फिजिकल नींद कंप्लीट कर दीजिए और मैं आपको जितवा दूंगा। वह लड़की जो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई थी वह चुपचाप बैठ गई थी। सिवाय ने फिर से पूछा, किसी को कुछ और पूछना है? सिवाय ने जब से उस लड़की को जवाब दिया था अब उससे कोई कुछ नहीं पूछना चाहता था। फिर भी एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर सिवाय रघुवंशी, यह क्या बात हुई? आप अपनी चाची को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट दिलाएंगे, उसके बाद उसे जितवाएं देंगे, और शायद यही रीजन है कि आपने प्राइज मनी का अमाउंट इतना बड़ा रखा है ताकि आपकी चाची जीत जाए।
सिवाय बोला, एक कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह सुनते ही वह आदमी भी बैठ गया। सिवाय ने फिर से तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, आप जैसे लोगों को क्या समझ में आएगा। आप लोग तो आए यहाँ बकवास करने ही हैं। वैसे कोई यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि मैं किसी को सफाई नहीं देता। फिर भी बात मेरी चाची पर आई है तो बता देता हूँ। अगर चाची को जितवाना होता तो इतना बड़ा आडंबर नहीं करते। चाची के नाम पर सीधा सीधा एक बिजनेस खोल देते। लेकिन मेरी चाची बिना किसी सपोर्ट के अपना नाम बनाना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, इसलिए वह यहाँ है। लेकिन आप जैसे बेवकूफ लोगों के समझ में नहीं आएगा। खैर छोड़ो, बहुत क्लिप देख ली, अब कुछ क्लिप मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। वह क्लिप बंद हो गई थी, अब दूसरी क्लिप चली, जिसमें हीर और हर्षवर्धन की शादी हो रही थी। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। कितने दिनों बाद हीर ने अपनी शादी की वीडियो देखी थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर हर्षवर्धन को गले लगा ले और जी भरकर रोए। मन तो हर्षवर्धन का भी था कि वह अपनी हीर को संभाल ले, लेकिन वह सिचुएशन ऐसी थी कि वह दोनों ही कुछ कर नहीं सकते थे। वह क्लिप खत्म हो गई तो शिवाय ने फिर से ऑडियंस को देखकर कहा, अब यकीन आया कि यह मेरी सगी चाची हैं। एक और बात, अगर आप लोगों ने ढंग से यहाँ बैठकर कॉन्टेस्ट देखा होगा तो मेरे चाचू ने सबसे ज्यादा कम मार्क मेरी चाची को दिए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी चाची एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकती। अब आप लोग बताइए, क्या मेरी चाची एक अच्छी मॉडल नहीं बन सकती? वहीं ऑडियंस जो थोड़ी देर पहले हीर को नेगेटिव कमेंट कर रही थी, उन्हीं के बीच में से पॉजिटिव कमेंट आने लगे। एक लड़की ने कहा, क्यों नहीं बन सकती? लड़कों को तो यही लगता है कि लड़कियां उनसे आगे नहीं जा सकती, लेकिन इन्होंने तो प्रूव कर दिया कि यह एक अच्छी मॉडल बन सकती हैं। एक दूसरी लड़की खड़ी हुई और बोली, पतियों का तो काम ही ऐसा होता है, जो पत्नी को अपने से कमजोर समझते हैं, और अगर पत्नी अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हो तो दुनिया वाले उसे कुछ करने नहीं देते। यह सुनकर हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने पलकें झपकाई और फिर सिवाय को देखा। सिवाय ने हल्की सी मुस्कान हीर को पास की। एक लड़की खड़ी हुई और बोली, मैम आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, करते रहिए, आप ही या कंपटीशन जीतेंगी। हम सारी लड़कियों का वोट आपको ही जाएगा। आप सच में अपने पति को एक मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, आप कर सकती हैं। इतना कहकर अब हिना बाजवा को सपोर्ट करने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर का कॉन्फिडेंस, जो अभी 10 मिनट पहले गिर गया था, वह फिर से उठ गया। सिवाय ने हीर को देखकर कहा, चाची अब जाओ, हम सब आपके साथ हैं। हीर मुस्कुराकर वहां से चली गई। सिवाय ने सांझ को देखा और सांझ ने कॉन्टेस्ट खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी। हर्षवर्धन जल्दी से भागता हुआ हीर के कमरे की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़कियों ने घेर लिया और बोली, सर आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी बीवी को कम मार्क देते हैं, जबकि आपकी बीवी तो 100% रिजर्व करती है। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहा, नेक्स्ट टाइम से ज्यादा मार्क्स दूंगा। हर्षवर्धन थोड़ा और आगे गया तो इतने में दो लड़कियों ने फिर कहा, सर इट्स नॉट फेयर, आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें ही कम मार्क्स देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। सर प्लीज आप अपनी वाइफ को फुल मार्क्स दीजिए। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल अपनी वाइफ को पूरे मार्क्स दूंगा। फिलहाल मुझे मेरी वाइफ के पास जाने दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। इतना कहकर हर्षवर्धन जाने लगा तो वहां सारी लड़कियां खड़ी, जो हर्षवर्धन को देखकर खुश हो गई थी, और फिर वह एक दूसरे से बातें करती हुई बोली, यार कुछ भी हो कहो, मिस्टर रघुवंशी बहुत अच्छे, देखो अपनी वाइफ को संभालने के लिए गए हैं। एक दूसरी लड़की ने कहा, हाय काश हमें भी हर्षवर्धन रघुवंशी जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, जो हमें भी इतना ही प्यार करे। हर्षवर्धन सीधा हीर के कमरे में आया तो हीर जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। हर्षवर्धन जल्दी से हीर के पास गया और हीर हर्षवर्धन के गले लगकर और ज्यादा रोने लगी थी, और हर्षवर्धन हीर को चुप कराने के लिए उसके बालों को सहलाता रहा, लेकिन हीर चुप नहीं हुई। हीर की आंखें सूज गई थी, गाल लाल हो गए थे, गाल पर आंसुओं के निशान बन गए थे, लेकिन हीर का रोना कम नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठाया और सोफे पर लेटकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने हीर का सिर अपने सीने में छुपा लिया और फिर उसे चुप करवाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ हीर, तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो तुम इतना रोगी तो तुम्हारे साहब को बुरा लगेगा। हर्षवर्धन हीर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हीर उसका तो रोना कम ही नहीं हुआ।
हर्षवर्धन जितना समझाता हीर उतना ही रोती। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ हीर पर कसी हुई थी। हीर के बालों को सहला रहा था, मन ही मन कह रहा था, नैना कपूर तुम्हारा यह आखिरी कॉन्टेस्ट है। जितना कैटवॉक करना है कर लो, उसके बाद तो तुम जिंदगी में कभी कैटवॉक नहीं कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ सिवाय नैना कपूर के रूम में खड़ा हुआ था। नैना कपूर सिवाय को गुस्से में देख रही थी और सिवाय नैना कपूर को सिवाय ने हाथ बांध कर एटीट्यूड के साथ कहा, तुमने ठीक नहीं किया नैना कपूर। तुमसे कहा था कि अपनी हद में रहना, फेयर गेम खेलना, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दी। एक वीडियो तुमने सबको दिखाई, एक क्लिप मैं सबको दिखाऊंगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। कहकर सिवाय गेट की तरफ जाने लगा तो नैना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सिवाय रघुवंशी, आप तो मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों हिना बाजवा और तुम्हारे चाचू के बीच के रिलेशन को दुनिया के सामने लाऊंगी? मुझे इससे क्या फायदा होगा? वैसे भी मुझसे कोई जीतना आसान तो नहीं। मैं तो पहले ही इस ट्रॉफी की इकलौती हकदार हूँ, तो मैं ऐसी ओझी हरकत करके अपने स्टैंडर्ड को नहीं गिराऊंगी। सिवाय जो कि चल रहा था वह रुक गया। उसने पलट कर नैना कपूर को देखा और मुस्कुराकर कहा, इसे कहते हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नैना कपूर हैरानी से सिवाय को देखने लगी तो सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जैसी बिल्ली यह बात नहीं समझेगी और मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं। लेकिन यह मत समझना कि तुम कुछ करती हो तो मुझे पता नहीं चलता। तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द मेरे कानों में डायरेक्ट आता है। बस अब तुम अगले राउंड का इंतजार करो। सिवाय वहां से चला गया और नैना कपूर तंज भरी मुस्कान से खुद से बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ना तुम्हारा चाचू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे चाचू को तो मैंने कितना बेवकूफ बनाया और वह तो इतना शरीफ है कि बेवकूफ बन भी गया, और आज भी मैंने उसकी इज्जत सबके सामने नीलाम कर दी। दूसरी तरफ सांझ शौर्य को ढूंढते हुए उसके केबिन में गई। शौर्य अपना काम कर रहा था। सांझ ने जैसे ही केबिन का गेट खोला, शौर्य ने नजर उठाकर सांझ को देखा और सांझ को ही देखता रहा। शौर्य की नजर सांझ पर ही टिक गई। शौर्य को सांझ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। शौर्य को तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती थी कि जिस लड़की का इतना इंतजार कर रहा था वह लड़की भी उसे उतना ही इंतजार और प्यार करती है। शौर्य बहुत प्यार से सांझ को देख रहा था और तभी सांझ गुस्से में आगे आई और उसने शौर्य के सामने चुटकी बजाकर कहा, मिस्टर नमक, तुम्हारी स्वीटी दिखाई नहीं दे रही। शौर्य, तुम्हारी वह चाशनी क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया या तुम्हें छोड़कर चली गई या उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई? शौर्य अपने सेंस में वापस आया और उसने सांझ की कलाई पकड़ ली। सांझ को अपने शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस हुई। सांझ अपनी कलाई को घुमाने लगी ताकि शौर्य छोड़ दे, लेकिन शौर्य ने कलाई नहीं छोड़ी। इनफैक्ट बहुत इनोसेंट बनता हुआ बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मेरी स्वीटी से इतनी क्यों है? सांझ ने अपना हाथ झटका मारा और शौर्य ने सांझ का हाथ छोड़ दिया। सांझ बोली, मुझे क्यों जलन होगी? इनफैक्ट अच्छी बात है, तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया। शौर्य सांझ के आंखों में देखता हुआ बोला, हाँ, इंतजार तो बहुत किया मैंने उसका। सांझ शौर्य की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी और वह भी शौर्य की आंखों में ही देख रही थी। शौर्य भी कुछ देर के लिए सांझ की आंखों में ही खो गया। तभी शौर्य के केबिन का गेट खुला। सामने से स्वीटी खड़ी थी। स्वीटी को देखकर शौर्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल उसे तो नहीं करना था क्योंकि उसे अभी सांझ की थोड़ी और खिंचाई करनी थी। शौर्य ने भी यह सोच लिया था कि कॉन्टेस्ट के आखिरी दिन वह सांझ को प्रपोज कर देगा। सांझ ने भी स्वीटी को देखा तो उसका मुंह रोने वाला हो गया। जब जब सांझ शौर्य और स्वीटी को साथ में देखती थी उसका दिल बहुत दुखता था। बेचारी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती थी। सांझ ने एक नजर शौर्य को देखा और फिर बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चली गई। उसके जाते ही शौर्य स्वीटी पर चिल्लाते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हें मना किया था ना कि वक्त बेवक्त मेरे केबिन में मत आया करो, क्यों आई हो? स्वीटी बड़े एटीट्यूड के साथ आकर शौर्य के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। शौर्य का गुस्सा दोगुना हो गया, लेकिन स्वीटी लड़की थी इसलिए उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। वहीं स्वीटी अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बड़े स्टाइल से बोली, वह क्या है ना मिस्टर शौर्य राजपूत, आपके केबिन में आने का मन मेरा भी नहीं होता, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे पैसे दीजिए, मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। शौर्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी जिंदगी में आई कब थी जो मेरी जिंदगी से चली जाओगी? इतना कहकर शौर्य ने पैसे निकाले और स्वीटी के सामने रख दिए।
सॉरी बोला, अब इन्हें उठाओ और निकलो, पलट कर मत देखना। स्वीटी ने वह पैसे उठाए और बड़ी ही नजाकत के साथ बोली, मिस्टर राजपूत, कभी दोबारा जरूरत होगी तो याद करना, स्वीटी पैसों से बहुत प्यार करती है। इतना कहकर स्वीटी वहां से चली गई। सॉरी ने ना में गर्दन हिलाकर खुद से कहा, मुझे भी सारी दुनिया छोड़कर यही हायर करनी थी, इडियट कहीं की। अच्छा हुआ चली गई, वरना पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर देता। दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में काम कर रहा था। राजवीर को एक कॉल आया, उसने कॉल रिसीव किया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने खुद से कहा, रूही, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। राजवीर अपने केबिन से निकलकर रूही के केबिन की तरफ चला गया। रूही काम कर रही थी। रूही अपने काम में बहुत ही डेडिकेट थी। रूही ने आंख उठाकर देखा ही नहीं था कि राजवीर कब से उसके केबिन में खड़ा हुआ है। राजवीर ने अपने दोनों हाथ रूही के टेबल पर रखे और हल्का सा रूही के ऊपर झुक गया। रूही का ध्यान अब जाकर राजवीर पर गया। रूही ने नजर उठाकर देखा तो राजवीर रूही के काफी करीब था। रूही बोली, क्या बात है मिस्टर प्रियतम, आज बीवी पर बड़ा प्यार आ रहा है। राजवीर थोड़ा सा और आगे आया और उसने अपना गाल रूही के गाल से टच करके कहा, प्यार तो हमेशा ही आता है, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा आ रहा है। रूही ने राजवीर के दोनों कॉलर पकड़ ली और थोड़ा गुस्से में बोली, राजवीर, कहती नहीं हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ समझते नहीं हो, समझते सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मुझे परेशान करते हो। इतना कहकर रूही ने राजवीर की कॉलर छोड़ दी। राजवीर ने कहा, रूही, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई, मैं तुम्हें एक बात बताने आया था। रूही मुंह बनाकर बोली, हाँ बताइए प्रीतम, क्या बात बताने आए थे। राजवीर ने कहा, मैं व्हाइट रिजॉर्ट जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, ऑफिस खत्म होने के बाद तुम भी आ जाना। रूही की आंखों में चमक आ गई। रूही राजवीर को ही देखती रही और फिर उसने हल्का सा शर्माते हुए कहा, क्या प्लान है। राजवीर भी थोड़ा सा रूही की तरफ झुक गया और उसने रूही की नाक पर किस करते हुए कहा, वह तो तुम्हें वही पता चलेगा, ऑफिस खत्म होने के बाद आ जाना, और अगर नहीं आओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। उसके जाते ही रूही खुशी के मारे उछल गई। इतना तो रूही भी समझ रही थी कि राजवीर ने उसके लिए कुछ स्पेशल ही प्लान किया होगा। रूही ने टाइम देखा, उस वक्त 3 बज रहे थे। रूही को 5 बजे निकलना था, लेकिन रूही उसका तो आज वक्त ही कट नहीं रहा था। रूही को लग रहा था जैसे उसकी घड़ी बंद हो गई हो। रूही से वह 2 घंटे बहुत मुश्किल से कटे, लेकिन आज उसने जैसे तैसे वह घंटे काट ही लिए। 5 बजते ही रूही ने अपना लैपटॉप, फाइल वाइल सब कुछ बंद किया और तेज कदमों से अपने केबिन से निकल गई। रूही जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होती हुई जा रही थी और तभी उसकी टक्कर हर्षवर्धन से हो गई। हर्षवर्धन ने रूही को देखा तो रूही ने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलते हुए कहा, माफ कर दो चाचू, थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना कहकर रूही ने हर्षवर्धन की बात भी नहीं सुनी और जल्दी जल्दी रघुवंशी इंडस्ट्रीज से बाहर चली गई। रूही के पैर तो आज जमीन पर टिक नहीं रहे थे। रूही समझ रही थी कि आज उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। रूही रघुवंशी इंडस्ट्रीज के गेट के पास खड़ी थी और तभी एक गाड़ी वहां आई। रूही उस गाड़ी में बैठ गई और वह गाड़ी रूही को लेकर चली गई। करीब 45 मिनट बाद वह गाड़ी व्हाइट रिजॉर्ट में जाकर रुकी। रूही गाड़ी से उतरी और रिजॉर्ट को देखा। वह रिजॉर्ट काफी बड़ा था। उस रिजॉर्ट के अंदर छोटे छोटे घर बने हुए थे जो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर थे। उस रिजॉर्ट में एक घर जिस पर डेकोरेशन हो रही थी। रूही ने उस रिजॉर्ट को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, मैम सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चली गई। रूही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और उस छोटे से बने हुए घर की तरफ जाने लगी। रूही जैसे जैसे घर की तरफ जा रही थी, रूही के दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। ऐसा तो नहीं था कि वह राजवीर के करीब नहीं जाना चाहती थी, वैसे तो राजवीर के पास ही सोती थी, लेकिन आज बात अलग थी। रूही जानती थी आज उसकी राजवीर की दूरियां खत्म हो जाएंगी और वही सब सोच सोच कर रूही की हार्ट बीट लगभग फेल हो गई थी। रूही जैसे तैसे उस रिजॉर्ट के अंदर गई। रूही ने उस छोटे से घर का गेट खोला और राजवीर को आवाज लगाते हुए कहा, राजवीर तुम कहाँ हो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रूही अंदर आ गई। रूही ने देखा वह घर बहुत सुंदर था। वह घर पूरा लकड़ी का बना हुआ था, दिखने में बहुत सुंदर। उसमें एक छोटा सा हॉल, एक बेडरूम भी था।
वह पूरा डेकोरेट किया हुआ था। पूरे घर में रेड और वाइट फूलों के डेकोरेशन थी। सामने वॉल पर लिखा हुआ था आई लव यू रूही। यह पढ़ते ही रूही के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तभी उसकी नजर वहां रखे एक मेज पर गई जहां एक पैकेट रखा हुआ था और एक छोटा सा लेटर। रूही वह पैकेट देखकर समझ गई कि राजवीर ने उस पैकेट को उसी के लिए रखा है। रूही ने उस मेज पर रखा लेटर उठाया तो उस लेटर में लिखा था, रूही मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया, लेकिन बस अब और नहीं। जल्दी से यह ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, फिर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। रूही ने वह ड्रेस देखी। वह एक वाइन कलर की सिल्क की साड़ी थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। रूही ने वह साड़ी ली और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रूही तैयार होकर बाहर आई। रूही के हल्के गीले बाल और ऊपर से व्हाइट कलर की साड़ी और रूही की खूबसूरती उसमें निखर रही थी। रूही ने खुद को मिरर में देखा और खुद ही शर्मा गई। इस वक्त रूही बहुत ज्यादा खुश थी। बस उसे राजवीर के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद उस कमरे का गेट खुला। रूही ने नजर उठाकर कमरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां राजवीर नहीं, अभय खड़ा हुआ था। अभय को देखकर रूही की आंखों में गुस्सा उतर आया। रूही दांत पीसते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय ने गेट बंद कर दिया और रूही की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब? यह सब मैंने ही तो किया है तुम्हारे लिए। बड़ी एहसान फरामोश हो। मेरी लाई हुई साड़ी पहन रही हो, मेरे कमरे में खड़ी हो और मुझसे ही कह रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या करने आया हूँ, या तुम मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? रूही ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर पर लपेटा और अभय को उंगली दिखाकर बोली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें एक बार पीट चुकी हूँ, दोबारा पीटने में वक्त नहीं लगाऊंगी। अभय ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, रूही तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ जाने के लिए आया हूँ? रूही तुम भी ना कहाँ राजवीर के पीछे पागल हो? क्या है राजवीर में? ना कोई स्टेटस, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस, और उसके पास जो गाड़ी है वह भी तुम्हारे चाचू ने दी है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम जैसी लड़की को वह राजवीर कैसे पसंद आ गया। रूही ने गुस्से में कहा, एक और बार मेरे राजवीर के बारे में कुछ कहा तो मुंह तोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। मेरा राजवीर तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी तरह लड़कियों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी से नहीं निकालता। अभय स्टाइल में सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, यह बात तो तुम झूठ बोल रही हो। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि राजवीर नित्या के साथ एक लंबे टाइम तक रिलेशन में था। तुम्हें क्या पता कि राजवीर और नित्या एक दूसरे के कितने करीब थे? रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वह अभय की इतनी बकवास क्यों सुन रही है, लेकिन फिर भी वह अभय को गुस्से में देख रही थी। अभय ने फिर से कहा, देखो रूही, मुझे तुम्हारे पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे साथ एंजॉय करो और अपने घर में पति के साथ भी रहो। हम बाहर मिलेंगे, बाहर एंजॉय करेंगे, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे उस मिडिल क्लास पति को कोई प्रॉब्लम भी होगी। यह सुनते ही अब तो रूही का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अभय के पास जाकर उसने खींचकर एक मुक्का अभय के मुंह पर जड़ दिया। अभय का चेहरा एक तरफ तो हो गया, लेकिन इस बार अभय को बहुत गुस्सा आया। वह उठा, उसने रूही के गाल पर एक चाटा मार दिया। रूही गुस्से में उठी, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगे। उसे चक्कर क्यों आ रहे थे उसे नहीं पता था। उसे ऐसे हाल में देखकर अभय ने मुस्कुराकर कहा, क्या सोच रही हो कि रूही तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम अभी अभी जिस पानी से नहाकर आई हो उस पानी में ऐसा केमिकल था जो तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा कि तुम खुद से उठ भी नहीं पाओगी। कहते हुए अभय रूही के करीब जाने लगा। रूही ने हिम्मत करके अभय के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे धक्का दे दिया। अभय फिर से सोफे पर जाकर गिरा। रूही गुस्से में बोली, खबरदार अगर मेरे करीब भी आए तो सच कहती हूँ अभय, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो सुबह तक तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारे मेंशन तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। कहते हुए रूही जमीन पर बैठ गई। रूही के शरीर में इस वक्त जान नहीं थी, उस पर केमिकल का असर हो गया था। अगर रूही के अंदर जान होती तो वह अब तक अभय का मुंह तोड़ चुकी होती। रूही ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, राजवीर तुम कहाँ हो? प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अभय फिर रूही के पास गया। रूही अभय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके अंदर जान बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अभय ने रूही को गोद में उठा लिया और रूही बेहोश हो गई। अगली सुबह रूही की जब आंखें खुली
तो वह बेड पर थी। उसकी बॉडी पर कपड़ों के नाम पर बस एक सिंपल सी वाइट शर्ट थी। रूही की बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। उसकी आंखें अभी भी ठीक से खुली नहीं थी। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसका सिर चकराने लगा। उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। उसने खुद को देखा तो उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। रूही को याद आया कि कल रात अभय ने भी व्हाइट शर्ट पहनी थी। रूही की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने महसूस किया कि उसने शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना। अब तो रूही की लगभग जान ही निकल गई। तभी रूही को बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज आई। रूही को समझते देर नहीं लगी कि बाथरूम में अभय है और उसकी जिंदगी अभय ने बर्बाद कर दी। रूही उठने की कोशिश करने लगी लेकिन रूही के शरीर में दर्द हो रहा था। वह उठ नहीं पाई। फिर भी वह हिम्मत करते हुए बेड से टेक लगाकर बैठ गई। रूही के आंसू बहने शुरू हो गए। रूही को राजवीर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। रूही का मन कर रहा था कि जोर जोर से रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह अपना दर्द निकाल सके। रूही को लग रहा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। रूही मान चुकी थी कि अब वह राजवीर को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। राजवीर वह तो इतना अच्छा था, अगर वह रूही को इस हालत में देखता तो भी उसे अपना लेता। लेकिन अब रूही राजवीर के साथ नहीं रहना चाहती थी। रूही ने डिसाइड कर लिया कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी, क्योंकि अगर जिंदा रही तो राजवीर से दूर नहीं रह पाएगी। रूही जैसे तैसे बेड से उठी, लेकिन उठते ही गिर पड़ी। रूही ने टेबल पर रखा हुआ एक कांच का गिलास उठाया और उसे तोड़ दिया। रूही ने वह कांच का गिलास अपने कलाई पर लगाया, लेकिन जैसे ही वह उसे काटने को हुई, बाथरूम का गेट खुला और सामने राजवीर टॉवेल में खड़ा था। राजवीर ने रूही को देखा और रूही ने राजवीर को। रूही का रोना तेज हो गया। राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई। राजवीर ने कहा, पागल हो गई हो रूही, यह क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं राजवीर, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अभय ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं अब जीना नहीं चाहती। राजवीर को गुस्सा आ गया। राजवीर बोला, तुम्हें बेड से उठने के लिए कहा किसने? और तुम उठी तो उठी, खुद की जान लेने पर उतारू भी हो गई। पागल तो नहीं हो गई हो? छोड़ो इसे। रूही, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, लेकिन रूही ना में गर्दन हिला रही थी। राजवीर 4 कदम आगे आया। उसने रूही के हाथ से वह कांच का टुकड़ा लेकर एक साइड फेंका और फिर रूही को कसकर गले लगा लिया। राजवीर ने रूही को इतनी जोर से गले लगाया था कि उसकी चीख निकल गई। रूही का रोना और तेज हो गया। राजवीर ने अगले ही पल रूही को गोद में उठाया और बेड पर बैठा दिया और फिर उसके पैरों को कंबल से कवर करते हुए उसके पास बैठ गया। रूही अब भी रो रही थी और राजवीर भी इरिटेट हो रहा था। राजवीर ने अब रूही को देखकर गुस्से में कहा, क्यों रो रही हो? या सुनते ही रूही का रोना और ज्यादा तेज हो गया। रूही के रोने से राजवीर इरिटेट हो रहा था। राजवीर बेड से उठा और कबर्ड में से शर्ट निकाल कर पहनने लगा। रूही राजवीर को देखती हुई रो रही थी। राजवीर अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ बोला, और रो लो, जितना रोना है आराम से रो लो, पर बाद में मुझे यह जरूर बता देना कि तुम इतना रो क्यों रही हो। और इतना तो तुम अपनी विदाई में भी नहीं रोई जितना आज रो रही हो। एक तो पहले ही तुम्हारे शरीर में जान नहीं है, ऊपर से उठकर सुसाइड करने चली हो। मैं क्या तुम्हें बस मरने से बचाता रहूंगा? उस दिन भी तुमने एक गलती की थी और मरने चली थी, और कल रात भी तुमने गलती की और फिर से मरने चली। कहते हुए राजवीर अपनी शर्ट पहन चुका था। राजवीर ने फिर अपना टॉवेल निकाला और रूही ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। राजवीर ने अपना लोअर उठाया और पहन लिया। रूही भी सिर झुकाए बस रो रही थी। राजवीर ने अपने बाल मिरर में सेट किए और रूही की तरफ देखकर बोला, अब बताओगी रो क्यों रही हो? रूही को भी अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता क्यों रो रही हूँ? मैं तुम्हारे जितनी अच्छी और तुम्हारे जितनी महान नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करूंगी तुम्हारे साथ रहकर? क्या अब सपने सजाए थे मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो समझकर भी कुछ नहीं समझे। 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे दूर दूर भागते थे जैसे मैं कोई अछूत हूँ। कहकर रूही और ज्यादा रोने लगी। राजवीर रूही के पास जाकर स्टाइल में लेट गया। रूही राजवीर को भीगी पलकों से देखने लगी। राजवीर बोला, बस हो गया या और कुछ बोलना है? रूही ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। राजवीर ने एक हाथ से रूही का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है
या मुझे पता था, फिर तो धीरे धीरे यकीन भी हो गया, लेकिन आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे अंदर सच में दिमाग नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अभय तुम्हारे करीब आएगा और मैं आने दूंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा और मैं वहां नहीं हूंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपनी क्यूट सी रूही को अपनी जिंदगी से ऐसे ही जाने दूंगा? रूही हैरानी से राजवीर को देख रही थी तो राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। रूही हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने कहा, जरा आंखें घुमा कर देखो, तुम हो कहाँ? रूही ने उस कमरे में नजर डाली तो वह तो उसके घर का ही कमरा था। रूही इतना टेंशन में आ गई थी कि उसने महसूस ही नहीं किया कि वह अपने घर में है, और न ही उसने महसूस किया कि उसने राजवीर की शर्ट पहनी हुई है। रूही ने अपनी शर्ट देखी, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वह तो राजवीर की शर्ट है। रूही को और ज्यादा रोना आ गया। रूही ने रोनी सी सूरत बनाकर पूछा, तुम सच कह रहे हो राजवीर? मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कैसे हुआ यह सब? राजवीर तपाक से बोला, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा बेवकूफ़ हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेवकूफ़ी झेलने के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए? रूही ने हिम्मत करके राजवीर की तरफ अपनी दोनों बाहों को फैला दी और राजवीर ने रूही को गले लगा लिया। राजवीर बोला, बस अब रोना मत, पिछले कितने ही देर से तुम्हारा रोना सुन रहा हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है। रूही ने भरे गले से पूछा, बताओ ना राजवीर, क्या हुआ था कल रात? मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। सच कहती हूँ राजवीर, अगर कल रात कुछ हो जाता तो मैं खुद को मार देती या फिर उस अभय को जान से मार देती, जिंदा नहीं छोड़ती उसे। राजवीर ने रूही को लगभग अपने ऊपर ही लेटा लिया और उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम पहले एक बात बताओ, तुम क्या मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? कोई आदमी आकर कहेगा कि आपका सर वेट कर रहे हैं और तुम उसके पीछे पीछे चली जाओगी? एक बार कंफर्म नहीं करोगी कि वह राजवीर ने ही बुक किया है या किसी और ने? मुझे तो लगा था कि रघुवंशी फैमिली की लड़की है तो दिमाग से तो जीनियस होगी, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम पूरी की पूरी बुद्धू हो। रूही ने राजवीर के सीने पर हल्का सा मारा तो राजवीर बोला, मारो मत, इतनी जान नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम मुझे मार सको, उल्टा तुम्हें ही दर्द होगा। रूही सुबकते हुए बोली, तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती, वरना ऑफिस जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन दिल दे चुकी थी, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो एक्साइटेड हो जाती हूँ, उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। उस आदमी ने मुझसे कहा कि सर वेट कर रहे हैं और मैंने उसकी बात सच मान ली। यह सोचकर ही तुम मेरा वेट कर रहे हो। राजवीर ने एक बार फिर रूही का सिर अपने सीने पर रखा और उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, अच्छा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम इतना रो रही हो। रूही बोली, पर मुझे बताओ तो कल रात हुआ क्या था? तुम वहां कैसे पहुंचे? राजवीर बोला, अकल की अंधी, मैं भी उस रिसोर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फ्लैशबैक। अभय ने रूही को गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। अभय एक शैतानी सी मुस्कुराहट के साथ रूही को देख रहा था। अभय ने खुद से कहा, अपने आप को बहुत बड़ी फाइटर समझती हो ना, लेकिन अब क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा राजवीर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और तुम यहाँ राजवीर के नाम का प्यार मुझ पर लुटा रही होगी। अभय फिर से शैतानी हंसी हंसने लगा। अभय अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसने दो ही बटन खोले थे कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा। वह पंच इतना जोरदार था कि अभय जमीन पर जाकर गिर पड़ा। अभय ने आंख उठाकर देखा तो सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में था, इतना कि आज वह अभय को जान से ही मार देगा। अभय ने अब भी चाल खेलने की सोची और बोला, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी बीवी खुद मेरे पास आई है, देखो उसने तो मेरी दी हुई साड़ी भी पहनी हुई है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।